गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर अपन ने बात की थी कार्य के बारे में और कार्य की कुछ परिस्थितियों के बारे में बात की थी कि कार्य कहाँ से प्राप्त होगा, बल से, और कार्य का मान बल की क्रिया रेखा पर निर्भर करता है कि आप विस्थापन की किस दिशा में, विस्थापन के अनुदिश बल आरोपित कर रहे हैं, विस्थापन के विपरीत दिशा में बल आरोपित कर रहे हैं, या फिर कुछ अन्य कोण बनाते हुए बल आरोपित कर रहे हैं। तो वहां से अपन ने देखा था W = Fs cos थीटा। थीटा क्या है? बल तथा विस्थापन की क्रिया रेखा के बीच का कोण। वहां पे अपन ने फर्स्ट पोजीशन देखी थी क्या, कि जब विस्थापन की दिशा के अनुदिश बल आरोपित किया जाता है तब बल का मान या कार्य का मान सर्वाधिक प्राप्त होता है। दूसरा कि जब विपरीत दिशा में 180 डिग्री हो तब कार्य होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा, मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन कैसे होगी? ऋणात्मक। अब अपन बात करेंगे थर्ड पोजीशन स्थिति। थर्ड क्या है? जब बल विस्थापन के लंबवत हो, जिस प्रकार जैसे ये कोई बॉडी है या वस्तु जिसका परिमाण m, इस वस्तु को इस दिशा में किसका है? विस्थापन के डायरेक्शन ये है, लेकिन लगने वाला बल की डायरेक्शन क्या है? अगर ये या फिर ऊपर डायरेक्शन में हो तो इस दोनों के बीच देखा जाए कोण कितना होगा? 90 थीटा = 90, देन cos 90 क्या हो जाएगा? 0। cos 90 की वैल्यू 0। देन यहाँ पे मैथमेटिकली अपन समझ लें कि W = Fs cos थीटा, देन W = Fs into cos 90, देन W = 0। इसका अर्थ क्या है कि जब बल विस्थापन की दिशा के लंबवत लगा है, जैसे प्रकार अपन ने किसी वस्तु को अगर अपन इस दिशा में खिसकाना चाह रहे हैं, लेकिन अपन बल अगर ऐसे आरोपित कर रहे हैं तो ये वस्तु कहीं खिसकेगी नहीं, कोई कार्य नहीं होगा। जिस ये बात करें कि विस्थापन 0, कोई व्यक्ति है वो अगर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल की बात करें अपन, इस प्रकार गति कर रहा है, यहाँ से चला वापस यहाँ है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? 0। यहाँ से कोई न कोई बल के द्वारा ऐसा लग रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पर भी कोई बल लग रहा होगा। तो आप देखिए सर्कुलर मोशन में देखा, बात करें कि इस अभिकेंद्रीय बल, इसके अंदर लगने वाला बल को अपन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र की ओर लगता। अभिकेंद्रीय बल के साथ में सर्कुलर मोशन गति कर रहा है तो वो विस्थापन के साथ में कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री। यहाँ उसके अनुदिश कोई बल लग रहा होगा जो इसको चारों ओर चक्कर लग रहा है। तो अपन यहाँ पे ये कहेंगे कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो किया गया कार्य शून्य प्राप्त होगा, लेकिन किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। लेकिन कार्य तो हो रहा है, इंसान थक रहा है कुछ समय बाद में। जैसे अपन कह रहे हैं विस्थापन शून्य के केस में, अगर अपन किसी पत्थर को उठा के कुछ ऊंचाई पर खड़े हैं, यहाँ पे कुछ देर तक खड़े रहेंगे और दूसरा प्रेक्षक आएगा, देखेगा कि कोई विस्थापन नहीं होगा, कार्य शून्य, लेकिन अपन तो पकड़ के खड़े हैं वस्तु को, तो थक रहे हैं, अपनी ऊर्जा के अंदर कमी आ रही है, निरंतर कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो कार्य को गणितीय रूप से या वैज्ञानिक दृष्टि से वो कार्य नहीं गिना जाएगा जब विस्थापन तथा जो बल है वो कैसा हो? 90 डिग्री। अतः हमेशा देखना कौन से बल के कारण किया गया कार्य। अभी अगर इसमें इस बल के कारण कार्य होगा क्योंकि उसको आगे कोई खिसका रहा है, निरंतर कार्य होता रहेगा, लेकिन इस अभिकेंद्रीय बल के कारण कोई कार्य
नहीं होगा। ये तीनों स्थितियों के बारे में पढ़ने बाद अब देखिए अब अपने पास वर्क के बारे में हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं अपन कि एक बैलगाड़ी, सपोज दैट ये गाड़ी और यहाँ पे ये बैल है, इसके यहाँ से एक रस्सी है जिस गाड़ी है ये इसकी दिशा में, इस दिशा में खिसकना चाह रहा है। मान लेते हैं कितना 20 मीटर चलना है इसको, कितना 20। और ये जो बैलगाड़ी की बैल की रस्सी के साथ में ये जो बल लग रहा है वो बल मान लेता हूँ मैं कितना है 50 न्यूटन। और ये विस्थापन की दिशा के साथ में मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना 30 डिग्री का कोण। तो बताइए इस बैलगाड़ी के अंदर 20 मीटर विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा। तो S बराबर यहाँ पे कितना है 20 मीटर और F इक्वल टू कितना है 50 न्यूटन और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएंगे, कार्य W इक्वल टू Fs cos थीटा, WF का मान 50, S का मान 20 मीटर और cos 30 then 50 into 20 into √3/2 cos 30 का मान √3/2 then W is equal to कितना हो जाएगा 500 into 1 किस में आएगा जूल के अंदर। हमेशा कोई भी क्वेश्चन करें अपन अगर यहाँ पे जूल लिख रहे हैं तो ये सारे मात्रा अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ था तो आपको m के पद्धति में चेंज करना है, मीटर किलोग्राम और सेकंड्स के अंदर। लंबाई का मात्रक मीटर में, द्रव्यमान का किलोग्राम में और समय का किस मान सेकंड में। और दूसरा अगर अर्ग वगैरह लेते हो तो वो किस में होगा सीजीएस में, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड्स के अंदर। ये आपको ध्यान रखना। अब आगे बढ़े, अब आता है अपने पास एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो कार्य करते समय कुछ लिमिट के पश्चात व्यक्ति थक जाता है, मतलब वो कार्य करने के लिए सक्षम नहीं रहता है। तो वही अपने पास क्या है एनर्जी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा के स्टार्ट हुआ और लगातार 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार पढ़ा था, तो ये मेरे अंदर उस खाने की एनर्जी कितनी होगी 3 घंटे। 3 घंटे में लगातार कार्य कर सकता हूँ। तो यहाँ से अपन नाप क्या रहे एक्चुअल में कि एक्चुअल में कार्य को ही गिन रहे कि वो व्यक्ति कितना कार्य कर सकता मतलब उसकी क्षमता नापी जा रही है। तो यहाँ से अगर बात करें ऊर्जा की, एनर्जी, तो अपन अगर परिभाषा के रूप में देखें तो कार्य करने की क्षमता, क्षमता को क्या कहा जाता है ऊर्जा का, कि कुछ एनर्जी के द्वारा कि कुछ अपने पास ऊर्जा है और ऊर्जा अपने पास 0 हो जाए तब तक टोटल किया गया कार्य क्या कहलाएगा ऊर्जा कहलाता है। कि व्यक्ति द्वारा किया गया वह कुल कार्य जब तक वह शून्य ऊर्जा को अर्जित ना कर ले और वह कुल किया गया कार्य क्या कहा जाएगा ऊर्जा। तो मैं कह सकता हूँ ऊर्जा बराबर वस्तु द्वारा किया गया कुल। अब अपने पास यहाँ से एक चीज और जानते हैं अपन कि ऊर्जा हमेशा क्या रहती है संरक्षित रहती है। अब देखिए अपन बात करें सम डिस्टर्बेंस। अब देखिए कुछ रुकावट के लिखे थे
आप जानते हैं अपन कि किसी भी वस्तु की यूनिवर्स का लॉ क्या है कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। संरक्षित मतलब कभी भी अपन ना तो उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते, केवल अपन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास तो ये ऊर्जा कहाँ से आई कार्य करने की, जो टोटल अपन ने कार्य किया। पहले अपन नहीं कर सकते थे, थोड़े समय बाद अपन ने कुछ खाना खाया और वापस अपन कार्य करने लगे, मतलब वापस वो ऊर्जा अपन को कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से, खाने से। ठीक, तो खाने के अंदर जो एनर्जी है कौन सी होगी, रासायनिक एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट होगी, कार्य कर रहे हैं किसी वस्तु पर, तो कौन सी ऊर्जा के रूप में, मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। तो अपन जो टोटल किया गया कार्य है यहाँ पे ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में, यहाँ पे खाने की ऊर्जा को अपन केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर परिवर्तित करते, ये अपन जानते हैं इसकी चीज के बारे में। अब देखें यहाँ पे टोटल किया गया कार्य है। चलो अब इसकी मात्रक की बात करें, अब इसके अपन पढ़ेंगे, इसके टाइप्स ऑफ एनर्जी भी पढ़ेंगे। मात्रक में पहला देखा है इसका SI मात्रक, तो क्या होगा, सेल ऊर्जा का एक्चुअल में क्या है, टोटल किया गया कार्य, कार्य का मात्रक जूल है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, अब दूसरे इसमें बहुत सारे मात्रक है, जैसे अपन बात करें किलोवाट आवर यूनिट, इसमें कोई बात भाई, किलोवाट आवर या फिर अपन कहेंगे यूनिट। दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा टेम्परेचर BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये भी एक्चुअल में जीव से थोड़े बड़े मात्रक हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो रासायनिक ऊर्जा को नापी जाती है, ये विद्युत ऊर्जा को नापते हैं, ये उष्मा ऊर्जा को नापा जाता, जूल को अपन यांत्रिक ऊर्जा में नाप सकते हैं। अब देखिए 1 किलोवाट आवर के अंदर अपन पिछले चैप्टर नंबर 10 के अंदर पढ़े थे कितना, 3.6 × 10⁻⁶ जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, इसके बारे में बताऊं मैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1 वोल्ट, इतने जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये अपने पास होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और एक BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट वो थे 1.55 पॉइंट समथिंग जूल होता है, 1055 या फिर 1.05 किलो जूल कह सकते हैं, किलो। ये अपने पास कुछ इसके मात्रक है। अब बताइए कैसी राशि, सदिश राशि या अदिश एनर्जी, अपन देख के पता लगा टोटल किया गया कार्य, अगर वो कार्य किस राशि है तो ऊर्जा भी कैसी राशि होगी, अदिश। ठीक, हाँ अब देखिए अपन टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अब जितनी भी ऊर्जा की बात करें, पहला अपन ऊर्जा को लेके अपने पास ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत अपन के पृथ्वी पर देखें तो क्या है, सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा, या फिर इसको अपन प्रकाश ऊर्जा भी कह सकते हैं। दूसरा अपने पास आता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा। थर्ड अपने पास होता है
रासायनिक ऊर्जा। फोर्थ देखा जाए तो नाभिकीय ऊर्जा। फिफ्थ देखा जाए तो अपने पास यांत्रिक ऊर्जा, और उसके अंदर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करें। फिर अपने पास ऊष्मा ऊर्जा। कुछ एनर्जी के और भी एनर्जी होगी तो अपन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तक प्रत्येक एनर्जी के बारे में अपन को पढ़ना, लेकिन इस चैप्टर के अंदर सर्वाधिक अपन को पढ़ना है कौन से? यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा फिर ये विद्युत ऊर्जा के बारे में, बाकी एनर्जी के बारे में इतनी बात अपन करेंगे नहीं, ठीक। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ठीक। सूर्य से प्राप्त सूर्य से प्राप्त ऊर्जा अपने पास दो फॉर्म में मिलती है। वैसे देखा जाए तो प्रकाश के रूप में और दूसरा ऊष्मा के रूप में। जैसे अपन धूप के अंदर खड़े हैं तो एक तो अपन को सारी वस्तुएं दिखाई देगी, अर्थात प्रकाश के कारण अपन किसी वस्तु को देख सकते हैं कि प्रकाश उस वस्तु पर गिरेगा, गिरने के कारण वहां पर किरणें वापस अपने आंखों से टकराएगी रेटिना पर, देन अपन उस वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा अपने पास पृथ्वी पर खड़े हैं, सौर ऊर्जा के कारण गर्मी के अंदर अपना शरीर गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी भी अपन को मिलती। तो ये अपने पास कौन से? प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा, ठीक है। फिर विद्युत ऊर्जा, और इसको बाद में देखें अपन। पहला देखें रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा अपन कह सकते हैं खाद्य पदार्थ या रसायनों के कारण उसमें निहित ऊर्जा को अपन कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। जैसे जितने भी बैटरी के अंदर संचित ऊर्जा भी कैसी है? रासायनिक ऊर्जा है। फिर अपन देखें मानव शरीर के अंदर देखा जाए जो खाने की ऊर्जा है, खाने की ऊर्जा। दूसरा मानव शरीर की एटीपी के रूप में एनर्जी सेव रहती है, रासायनिक ऊर्जा। जितने भी केमिकल्स या बैटरी की ऊर्जा, ये सारे कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। फिर अपन बात करें ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा के अंदर देखें कि किसी वस्तु को गर्माहट महसूस होना, अर्थात किसी वस्तु से ताप ग्रहण करना, और वो ऊर्जा कौन सी होगी? ऊष्मा ऊर्जा। ये सारी एनर्जी देखा जाए एक दूसरे के रूप में कन्वर्टिबल है, और सारी ऊर्जाएं एक्चुअल में देखा जाए तो किसका रूप है? यांत्रिक ऊर्जा का ही रूप होती। जैसे अपन बात करें किसी सरिये को गर्म करा जाए, यहाँ पे अपन हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उष्मा दी जा रही है। इसको उष्मा देने के कारण यहाँ पास वाले कण होंगे वो गर्म होंगे, गर्म होने के कारण उसके एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी कौन सी? गतिज ऊर्जा के रूप में। कौन से? गतिज ऊर्जा के। गति के कारण ये कण कहाँ? इसके पास आएंगे, इसके संपर्क में कारण, यहाँ से संपर्क के कारण इसको एनर्जी क्या करेंगे? ट्रांसफर करते तो और स्थिर हो जाएंगे वापस कण। ऐसे कैसे एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर करता है। तो अपन कह सकते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। वैसे देखा जाए तो उस यहाँ से जो एनर्जी देंगे वो इसको भी टेम्परेचर की फॉर्म में दे रही है, लेकिन फॉर्म कौन सा है? गतिज ऊर्जा के। तो अगर आंतरिक भाग में देखें तो कि जो सारी एनर्जी है वो किसकी? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा में या तो वो हो सकती है गतिज ऊर्जा या फिर हो सकती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक। और इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा के बारे में बता देता हूँ। विद्युत ऊर्जा क्या है? आवेशों के, विद्युत आवेशों के
कारण उसमें निहित ऊर्जा को अपन कहते हैं विद्युत ऊर्जा। आपने देखा होगा कोई चार्ज है, उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, जिसके अंदर कोई आवेश लाएंगे तो उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात उसके पास कुछ एनर्जी होगी जिसके कारण वो उसको आकर्षित करता है। दूसरी एक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय ऊर्जा है। कौन सी? गुरुत्वीय। अब देखिए एक चीज और, एक गुरुत्वीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र और तीसरा होता है विद्युत क्षेत्र। इन तीनों के कारण ही एनर्जी होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई कण जाएगा तो उसके कारण उसको आकर्षित करेगी और उसमें जो टोटल किया गया कार्य होगा वो किस रूप में से? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी अपन पढ़ते हैं। ठीक, अब अपन पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बारे में। ठीक, अगला लेक्चर अपना यही रहेगा। आज अपने बात की कुछ टॉपिक के बारे में, एनर्जी के बारे में, टाइप्स ऑफ एनर्जी, उसके मात्रक एवं अगला लेक्चर अपना इंटरेस्टिंग होगा यांत्रिक ऊर्जा के बारे में केवल अपन पढ़ेंगे। ठीक, अपन देखें, अगर चलो उसको आगे अपन अगले लेक्चर में लेंगे डिटेल से। ठीक, धन्यवाद।